गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्टनरशिप के बारे में चालू करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो पार्टनरशिप एक्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ 1932 में, इसके पहले तक के क्या पार्टनरशिप नहीं होती थी बट इसके पहले तक के जो पार्टनरशिप के प्रोविजंस दिए गए थे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिए गए थे। बाद में जब 1932 में हमको जरूरत महसूस हुई कि इसके लिए एक अलग एक्ट बना देना चाहिए, तो हमने एक पार्टनरशिप एक्ट अलग से फॉर्म किया। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये 1932 में बना और ये पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है। सिर्फ सेक्शन नंबर 69 जो है ये एक साल बाद लागू हुआ। सेक्शन 69 लगता है 1933 से 1 अक्टूबर 1933। बाकी पूरा एक्ट 1 अक्टूबर 1932 से चालू हो गया था। जहां जहां पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं दिया है तो वहां वहां हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था इवन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई चीज नहीं बताई गई है सो यू कैन यूज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसी प्रकार से पार्टनरशिप एक्ट में भी अगर कोई चीज नहीं बताई गई है तो यू कैन रेफर द सेक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप यानी है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं एक तो इंडिविजुअल नाम से बिजनेस कर सकता हूं प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के। जैसे कि मुझे लग रहा है कि चलो भाई कोई दुकान चालू करे तो मैं एक छोटी सी दुकान चालू करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पान की दुकान चालू किया, एक पान ठेला चालू किया। अब ये जो पान की दुकान थी, यहाँ पे मैं बड़ी मेहनत करता था। सुबह दुकान खोलता था, पहले कुछ मटेरियल खरीद के ला लिए, सुपारी उपारी हो गई, पान वगैरह हो गए, ये सब खरीद के लाए और दुकान खोले। फिर कभी दोपहर को अगर कोई मटेरियल लाने जाना पड़ रहा है तो मुझे दुकान बढ़ा के जाना पड़ता था, मुझे शटर डाउन करना पड़ता था। तो इसीलिए मेरे को एक तकलीफ जाती थी कि मेरे पास हैंड नहीं था, मैं अकेला व्यक्ति सब करता था। इसके अलावा पैसा भी मैं ज्यादा नहीं लगा सकता था, तो छोटी सी दुकान में चला रहा था। पर मैं जब तक अकेला था तो चल गया। पर फिर बाद में मेरी हो गई शादी। अब मुझे थोड़ी बड़ी दुकान की जरूरत थी और बड़ा काम करने की जरूरत थी। मेरे पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन है कि मैं या तो एक एम्प्लॉय को रख लूं, पर एम्प्लॉय को रखने में दिक्कत दिक्कत ये होती है कि वो ओनरशिप वाली फीलिंग से काम नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन भी था मेरे पास। मैंने सोचा कि चलो भाई एम्प्लॉय को रखने के बदले अपन एक पार्टनर को जोड़ लेते हैं। मैं अपने पार्टनर को, अपने एक दोस्त को बोलता हूँ कि भाई तू जुड़ जा मेरे साथ, अपन मिलके काम करेंगे। वो मेरे साथ जुड़ने को तैयार हो गया। अब अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है बिजनेस में एज ओनर, सो मैं उसको पार्टनर बोलूंगा। बट क्या मैं पार्टनर ऐसे ही बना लूंगा? मैं तो इतने टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने पैसा लगाया, मैंने वक्त दिया। दूसरा व्यक्ति भी जो आएगा मैं उसको भी बोलूंगा भाई तुझे भी पैसा लगाना पड़ेगा, तुझे भी वक्त देना पड़ेगा। तो समझो मैंने अपनी दो फ्रेंड्स है, कैटरीना और दीपिका, ये दोनों को बोला कि तुम दोनों जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। दोनों जुड़ने को तैयार थे। अब दोनों जनों ने कुछ पैसा लाया, इसके कारण हम अब थोड़ा बड़ा काम कर सके। एक बड़ी दुकान हमने किराए से ले लिया। इसके अलावा हमको जो भी मटेरियल रखना पड़ता था अपनी दुकान में, वो हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल रखने लग गए। हमको एक बेनिफिट मिला। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये मिला कि मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ, कोई बाहर के काम निपटाता हूँ, तो ये दोनों दुकान संभाल लेते थे। यहाँ पे मुझे एक हैंड भी मिल गया और साथ में कुछ पैसा भी आ गया। ऑफ कोर्स साथ में यहाँ पे कुछ मेरे को पैसा शेयर भी करना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी मैं कुछ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दूंगा। बट जैसे ही पैसा आता है, लोग आते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत होने की भी संभावना बढ़ जाती है। मैं अकेला जब छोटा सा एक काम कर रहा था तो कोई झगड़े होने की संभावना नहीं थी। पर अब तीन लोग हैं तो हो सकता है झगड़े हो जाए, ट्रस्ट इश्यूज आ जाए, कोई प्रॉब्लम जाए आगे चल के। झगड़े भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा होगा कि कैटरीना कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बाहर वालों से और उसके कारण हमको नुकसान हो रहा है। ऐसा होगा कि आपस में हमारा झगड़ा होने लग गया। इसीलिए ऐसे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट में यही सब चीजों से डील करने के बारे में पूरे रूल्स वगैरह बताए गए हैं कि कैसे क्या राइट्स रहेंगे, कैसी क्या ड्यूटीज रहेगी एक पार्टनर की बाकी पार्टनर्स के प्रति और थर्ड पार्टीज के प्रति। पार्टनरशिप है क्या बेसिकली? इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4 बताता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस who have agreed to do the business and who has agreed to share the profits arising out of a business which is carried on by all or any of them acting for all. In simple terms, पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम तीन जन बिजनेस कर रहे थे। मैं था, कैटरीना थी
और दीपिका थी। तो हम 3 जन बिज़नेस कर रहे थे। तो हम तीनों जन जब बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम तीनों जन के बीच का ये जो रिलेशन है, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज़ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। जैसे कि एक फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप क्या है? तो फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप। क्या आपको कभी फ्रेंडशिप दिखती है, दिखाई देती है? तो नहीं, आप दिखाई नहीं देख नहीं सकते उसको, आप उसको टच नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ उसको फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, एक रिलेशन है। दो दोस्तों के बीच में दोस्ती नहीं दिखती अपने को, दो दोस्त दिखाई देंगे बट दोस्ती नहीं दिखाई देगी। उसी प्रकार से यहाँ पे तीन पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है, दैट इज पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप आपको दिखाई नहीं देती, पार्टनर्स दिखाई देते हैं बट पार्टनरशिप नहीं दिखाई देती। ये एक निराकार रिश्ता है। तो ये जो रिश्ता है बिटवीन दी पार्टनर्स, इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ये रिश्ते में इन लोगों ने एग्री किया है कि हम लोग बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, और जो बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर करेंगे इन दी एग्रीड रेशियो। जो भी इन लोगों ने एग्री किया है, उस रेशियो में ये लोग बांट लेंगे जो भी प्रॉफिट होता है उसको। सो ये जो रिलेशन है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, तो इसकी एक अलग से पहचान देने के लिए फर्म का निर्माण किया जाता है। तो फर्म कुछ नहीं, फर्म यानी इट इज ओनली द कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंडशिप जो है ये दिखाई नहीं देती, पर अगर तीन दोस्त हैं और ये दोस्तों को ऐसा लगता है कि चलो भाई अपने को एक अलग पहचान बनाना है, तो वो लोग एक फर्म का निर्माण कर सकते हैं। फर्म यानी क्या है? फर्म यानी कुछ नहीं, फर्म यानी जैसे दोस्त लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, तो दोस्त है उनका ग्रुप हो गया या उनका गैंग हो गया। उसी प्रकार से जब पार्टनर्स को हम मिलके देख रहे हैं, तो इट इज अ फर्म। जैसे दोस्तों को मिलके देख रहे हैं तो एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, उसी प्रकार पार्टनर्स को जब हम मिलके देख रहे हैं, कलेक्टिवली देख रहे हैं, इट इज ओनली अ कलेक्टिव एंटिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। तो इसको हम फर्म बोलते हैं, क्योंकि ये निराकार था, इसको एक पहचान देना है। और पहचान देने के लिए कई बार ग्रुप वाले अपने अपने ग्रुप्स का नाम रखते हैं, अपने फ्रेंड्स के गैंग का नाम रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पार्टनरशिप वाले भी अपने फर्म का एक नाम रखते हैं। जैसे कि ये तीन जन मिलके चला रहे हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे केडीएस एंड कंपनी। सो हम तीनों जन मिलके काम कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप एक रिश्ता है जो इन लोगों के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखो, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड करती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। सो पार्टनरशिप वर्सेस फर्म, ये आपको मैंने अभी जस्ट समझाया। इसके बाद डायरेक्टली ये ध्यान रखो एक चीज कि लीगल स्टेटस ऑफ अ फर्म, क्या फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है? द आंसर इज नो। फर्म इज नॉट अ सेपरेट पर्सन। जैसे हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी जैसे ही रजिस्टर हो जाती है, वो एक अलग व्यक्ति विशेष बन जाती है, इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बट जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप एक अलग व्यक्ति विशेष नहीं है, इट इज ओनली द कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। सो जब इनको साथ में देख रहे हैं, तो वही आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई। बट कंपनी की अगर बात करो, तो वो एक अलग व्यक्ति विशेष रहती है, ये अलग व्यक्ति नहीं होती। और क्योंकि ये अलग व्यक्ति नहीं है, तो ये खुद दूसरों के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अनदर पार्टनरशिप फर्म। अब क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, तो जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, जो सेक्शन 4 में मैंने 4-5 वर्ड्स अंडरलाइन किया हूं, उन वर्ड्स को अगर आप तोड़ते हैं, तो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आते हैं। पहली चीज है, इट शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। आप अपने आप से या खुद से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, खुद से कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप करना है तो आपको कम से कम दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो पहली चीज है, मिनिमम इसमें दो लोग चाहिए, और मैक्सिमम कितने लोग चाहिए? तो ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता, ध्यान से सुनो। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लोग नहीं बताए हैं, बट ये बताए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कोई भी एक फर्म में, कोई भी एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। 50 के ऊपर अगर व्यक्तियों की संख्या हो गई, तो इट इज कॉल्ड एज एन इलीगल एसोसिएशन। तो ध्यान रखो, 50 की लिमिट आपके काम की है, 50 के ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। फिर जैसा कि आप देखेंगे सेक्शन नंबर 4 में एक और वर्ड मैंने अंडरलाइन किया था, एग्री, हु एग्री टू शेयर। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो पार्टनरशिप होती है, ये कभी भी एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न होगा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उत्पन्न होगा। ये अपने आप उत्पन्न नहीं होता है,
एक कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज के बीच में, या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्री किया है कि हम लोग मिलके काम करेंगे। इट शुड बी एन एग्रीमेंट, यानी इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, ये सब चीजें रहेगी। इट शुड अराइज आउट ऑफ ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बाय स्टेटस, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अपने आप नहीं होती पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर दो भाई थे, उनके पिताजी थे, पिताजी काम करते थे, समझो पिताजी का नाम था धीरू। धीरू जो थे वो काम करते थे, और उनके दोनों लड़के थे अनु और मुकु। अब धीरू एक दिन गचक जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब जैसे ही धीरू जी का देहांत हो गया, अब इनका जो बिजनेस था वो बिजनेस आता है अनु और मुकु दोनों के नाम से। एक छोटी सी दुकान है जो दोनों जन चला रहे हैं, दोनों जन मिलके इसको चला रहे हैं। क्या ये पार्टनरशिप क्रिएट हो गई? द आंसर इज नो। यहाँ पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो अपने आप, इसको हम को ओनरशिप बोलते हैं। यहाँ पे अपने आप दोनों भाइयों के नाम से दुकान आई, बट दोनों ने कहीं एग्रीमेंट नहीं किया है। सिंस देयर इज नो एग्रीमेंट, इट इज ओनली अ को ओनरशिप, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप के लिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ये एक और कंपलसरी कंडीशन है। फिर बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस करना एम नहीं है तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप नहीं होती। बिजनेस करना ही एम होना चाहिए। आप चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं बना सकते। आप चैरिटी के लिए एक कंपनी जरूर बना सकते हैं, बट एक पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको बिजनेस करना अनिवार्य होता है। इट इज ओनली फॉर प्रॉफिट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही बोलती है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ बिजनेस। सो देयर मस्ट बी अ बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं होगा तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं और मेरी मेरी एक फ्रेंड है, दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद लिए थे। मैं और इलियाना, हम दोनों ने मिलके एक फ्लैट खरीदे थे। अब मैं अपने घर में रहता हूँ, वो अपने घर में रहती है, वो फ्लैट बस हमारे यहाँ पड़ा है। हमने सोचा चलो इसको किराए से चढ़ा देते हैं। अब उसको किराए से चढ़ा दिया, उससे हमको इनकम आना चालू हो गई, रेंटल आना चालू हो गए। अब ये हम दोनों आधे आधा शेयर कर लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है? तो नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये तो बस खाली पड़ी थी प्रॉपर्टी, तो हमने किराए से चढ़ा दिया। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज को ओनरशिप, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, बिकॉज यहाँ बिजनेस भी नहीं है और यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ एग्रीमेंट है। यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट जैसा नहीं है, यहाँ एग्री है, हमने एग्री किया, बट यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है और इसीलिए पार्टनरशिप में नहीं कवर होता। तो दोनों चीजें होना जरूरी है। उसमें एग्रीमेंट भी होना चाहिए। जैसे एचयूएफ है, क्या एचयूएफ पार्टनरशिप होगी? तो नहीं, एचयूएफ इज नॉट अ पार्टनरशिप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही उआ उआ की आवाजें आती है, तो वो बच्चा एचयूएफ का हिस्सा हो जाता है। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाता। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको बोल रहे चल बेटा अंगूठा लगा, तो ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट्स नहीं किए जाते, ये बाय स्टेटस अराइज होता है। तो इसीलिए एचयूएफ इज नॉट अ पार्टनरशिप। एचयूएफ एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, वो भी एक बिजनेस करने को चलाया जाता है, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, बिकॉज ये स्टेटस के द्वारा अराइज होता है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज होती है। फिर अगला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर होगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ शायद पार्टनरशिप है। बट हमेशा अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो तो पार्टनरशिप रहे, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मैंने और इलियाना ने अगर एक फ्लैट खरीदा था, तो उसमें जो भी इनकम आ रही है हम लोग बांट रहे हैं। सो देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए पहली आखिरी चीज देखना जरूरी होता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर एक व्यक्ति अपने कार्य से दूसरे व्यक्तियों को बाध्य कर सकता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर कैटरीना कुछ काम करके इसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर ली, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोगों को बाइंड कर सकती है, फर्म को भी और मेरे को भी और दीपिका को भी, तो हम बोलेंगे यहाँ पार्टनरशिप है। सो पार्टनरशिप में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक व्यक्ति अपने कार्य से दूसरे व्यक्तियों को बाध्य कर सकता है। अगर मैं अपने कार्य से, मैंने अगर कुछ कार्य किया, समझो मैंने सलमान खान को कुछ पान बेचा, मैंने उसको वादा किया कि हम तेरी शादी में आके जो केटरिंग सर्विस है, जो पान की सर्विस है, ये हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं तो जिम्मेदार हो ही गया इसके लिए, साथ में कैटरीना और दीपिका भी जिम्मेदार हो जाती है। दिस इज द बेसिकली ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यानी अगर एक व्यक्ति अपने कार्य से बाकी लोगों को बाध्य कर सकता है तो पार्टनरशिप है। यानी इन सिंपल टर्म्स, दोनों के बीच में
एक एजेंसी एग्रीमेंट होता है। हर एक पार्टनर अपने बाकी के पार्टनर का और फर्म का एजेंट होता है। जैसे मैंने अगर कोई कार्य किया, मैंने कोई परचेस करके आया, हमारा एक सप्लायर है अजय, उससे हम जुबा केसरी खरीद के लाते हैं, तो अजय से मैंने अगर कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के लाया हूं, सो ये पैसा देने के लिए मैं तो जिम्मेदार हूं ही, और अगर बाकी लोग भी जिम्मेदार हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। मीन्स अल्टीमेटली मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे मैं बाकी लोगों को भी बाइंड कर दे रहा हूं, उसी प्रकार से बाकी जो काम कर रहे हैं उससे मैं बाइंड हो जा रहा हूं। तो अगर कैटरीना ने कुछ काम की तो मैं बाइंड हो गया, दीपिका बाइंड हो गई, मैंने कुछ काम किया तो कैटरीना और दीपिका बाइंड हो गए। सो अल्टीमेटली एक व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने कार्यों से बाकी लोगों को अगर बाध्य कर सकता है तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप है, और वो साथ में दूसरों के कर्मों से बाध्य हो जाता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे एक म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट आता है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, एजेंसी मीन्स हर कोई एक दूसरे का एजेंट है। सो पार्टनरशिप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपको अगले साल पढ़ना है, बट अभी पार्टनरशिप के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एजेंसी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे काम करता है। वैसे यहाँ पे हो रहा है, मैं कैटरीना और दीपिका के बिहाफ पे काम कर सकता हूँ, यानी मैं उनको बाइंड कर सकता हूँ, उसी प्रकार से वो लोग मुझे बाइंड कर सकते हैं। यानी अल्टीमेटली आई एम द एजेंट ऑफ दोस पर्सन, दोस पार्टनर्स, एंड आई एम ऑल्सो द प्रिंसिपल, क्योंकि वो काम करेंगे तो मैं बाइंड हो जाऊंगा। सो इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट जहां पे एक व्यक्ति बाइंड कर भी सकता है और बाइंड हो भी जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सो अगला पॉइंट उसी के ऊपर है, कौन कौन पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हो सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो पार्टनर हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसा ही बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज होता है, तो हर वो व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल अ माइनर, अगर मैं बोलूं कि माइनर पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता है, और आपसे एक शब्द में अगर मैं जवाब मांगू तो आप बोलोगे माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। बट अगर मैं पूछूं कि क्या उसको बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, फिर आप बोलोगे यस ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बट ही कैन नॉट बी अ पार्टनर, ये सही है। फिर ट्रू टेस्ट में क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि चारों चीजें होना जरूरी है। इनफैक्ट 5 चीजें पढ़े हमने, वही 4 चीज करके बताया है। 2 पॉइंट यहाँ पे मर्ज कर दिया, एग्रीमेंट होना चाहिए एंड 2 और मोर पर्सन। सो अगर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, बिजनेस के लिए काम किया है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किया गया है, और म्यूचुअल एजेंसी है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। सो अल्टीमेटली पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है, क्या चीजें होना चाहिए, वैसे तो सभी चीजें होना चाहिए। जब हर चीज को हम साथ में लेके देखते हैं तब हमको समझ में आता है क्या यहाँ पार्टनरशिप है या नहीं है। एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था कॉक्स वर्सेस हिकमैन का। इस केस में बताया गया था कि पार्टनरशिप कब कब क्रिएट हो सकती है और कब क्रिएट नहीं होगी। कॉक्स वर्सेस हिकमैन का जो केस था उसमें ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति होता है जो कुछ क्रेडिटर्स के पास से कुछ मटेरियल खरीद के ला लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिटर्स इसको गुड्स दे देते हैं उधारी पे, पर ये प्रॉपर बिजनेस मैनेज नहीं कर पा रहा है और बिजनेस लॉस में जा रहा है। क्रेडिटर्स को डर लगता है कि यार अगर ये बिजनेस डुबा देगा तो अल्टीमेटली हमारी भी तो उधारी है, हमारी उधारी भी वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए क्रेडिटर्स एग्री करते हैं इसके साथ कि बोलते हैं हम तुम्हारा बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करेंगे, तुम बिजनेस करो, गुड्स बेचो, पैसा लाओ, लेकिन मैनेज करने में हम भी मदद करेंगे, तुम्हारे बही खाते कैसे बनाना है, रिकवरी कैसे करना है, ये सब चीजों के लिए हम तुमको सलाह देंगे, हम तुम्हारे साथ हेल्प करेंगे, तुम्हारा बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया, इसमें ये भी बोला गया कि जो भी पैसा हम तुम कमाओगे उसमें से तुम शेयर करोगे हमको और हमारी उधारी धीरे धीरे निपटाते जाओगे। अब सवाल ये आ गया यहाँ पे, क्या यहाँ पार्टनरशिप क्रिएट हो गई? तो यहाँ पे कोर्ट में जब केस गया, कोर्ट ने बोला नहीं, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं क्रिएट होती, क्योंकि यहाँ पे भले ही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन सवाल यह है क्या ये जो क्रेडिटर्स है ये अपने कार्य से इस व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं? क्या क्रेडिटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ सेल कर दिया, तो क्या यहाँ पे ये व्यक्ति जिम्मेदार होगा? द आंसर इज नो, ये जिम्मेदार नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पे जो म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर सके, वो यहाँ पे मिसिंग है, एंड हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप इवन इफ देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सो
ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है बट पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट मिसिंग है। सो अल्टीमेटली अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछें कि व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, सो मैं बोलूंगा म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। वैसे हर चीज मौजूद होना चाहिए, चारों चीजें जो हमने पढ़ा इसमें, लेकिन अगर थर्ड चीज है भी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है भी, तो भी पार्टनरशिप नहीं भी हो सकती है। सो असली टेस्ट क्या है, ट्रू टेस्ट क्या है? तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज द म्यूचुअल एजेंसी। अगर एक व्यक्ति अपने कार्य से बाकी लोगों को बाध्य कर पा रहा है और वो बाकी लोगों के कार्य से बाध्य हो जाता है, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप वहां पे क्रिएट हो जाती है। देन डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड वेरियस एसोसिएशंस, वेरियस एंटिटीज। तो डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। कंपनी कैसे बनती है? तो कंपनी बनती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। ये जब हम कंपनीज एक्ट देखेंगे तो कंपनीज एक्ट में मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, उसके बाद ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन की तो अभी तक हमने बात ही नहीं पढ़े। हम तो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एग्रीमेंट से बन जाती है। तो यस, ये सिर्फ एग्री कर दिया तो पार्टनरशिप बन गई। ऐसा कोई रजिस्टर करना यहाँ अनिवार्य नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। बट हाँ, कराया भी जाता है, जो हम सेकेंड नंबर के चैप्टर में देखेंगे। फिर लीगल स्टेटस ऑफ अ फर्म, जैसा मैंने बताया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, अलग व्यक्ति विशेष बन जाती है, वैसे पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी नहीं बनती, वो सिर्फ कलेक्टिव एंटिटी ऑफ द पार्टनर्स है। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स, अगर आप पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम मैंने बताया 2 लोगों की आवश्यकता होती है और मैक्सिमम मैंने बताया 50 लोग हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते। अगर हम कंपनी की बात करें तो अलग अलग रूल्स है। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग रहते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 लोग रहते हैं। एक और कंसेप्ट है ओपीसी का, ओपीसी में एक ही व्यक्ति मेंबर होता है। और मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? तो कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी है तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, और प्राइवेट कंपनी है तो 200 की लिमिट मैक्सिमम है। 200 के ऊपर मेंबर्स की संख्या नहीं हो सकती प्राइवेट कंपनी में। फिर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड हो जाती है बट पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप फर्म से पैसा नहीं दिया जा सक रहा है तो मेंबर्स को घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है। एजेंसी ऑफ मेंबर्स, सो एक व्यक्ति अगर शेयर होल्डर है कंपनी का तो वो एजेंट नहीं होता। जैसे मैं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्ड करता हूं, तो क्या मैं अपने कार्य से रिलायंस इंडस्ट्री को बाइंड कर पाऊंगा? क्या मैं उसका एजेंट हो गया? द आंसर इज नो। सो देर इज नॉट एन एजेंसी बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। बट वहीं अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ तो ये एक मुख्य चीज है। पार्टनरशिप में तो एजेंसी ही होती है, हर एक पार्टनर अपनी फर्म का और बाकी के पार्टनर्स का एजेंट होता है, एंड ही इज ऑल्सो द प्रिंसिपल। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से अगर एक कंपनी की बात हो रही है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे अगर पब्लिक कंपनी है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी ट्रांसफरेबल होंगे बट उसमें थोड़ी सी कंडीशंस लगती है। पर अल्टीमेटली दोनों ही केस में आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पर पार्टनरशिप फर्म में मैं अपना हिस्सा बेच नहीं सकता जब तक हर एक व्यक्ति उसको एग्री ना करे, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन दी ट्रस्ट और अटमोस्ट गुड फेथ। सो ये भरोसे के ऊपर डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है और इसीलिए मैं अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता। क्योंकि हो सकता है कटरीना और दीपिका को मुझ पे भरोसा है बट दूसरे व्यक्ति पे भरोसा हो ये जरूरी नहीं, और इसीलिए यहाँ पे मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता अपना शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बट यहाँ पे शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी के आने जाने से, जीने मरने से एक कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, इसको मिलता है एक परपेचुअल सक्सेशन। ये सब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये कंपनीज एक्ट में और डिटेल में आपको बताऊंगा। पर अभी सिर्फ ध्यान रखो कि लोग अगर मर जाते हैं, समझो मेरी डेथ हो गई, तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो चलते जाएगी। समझो कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, मेरी डेथ हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते जाएगी। अगर हर डायरेक्टर की, हर शेयर होल्डर की भी डेथ हो गई तो कंपनी चलती रहती है। बट एक पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है जैसे ही किसी एक पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है। फिर मैनेजमेंट, अगर आप कंपनी की बात करो तो कंपनी में ओनर मैं हूं, मैंने शेयर खरीदा हूं तो मैं शेयर होल्डर हूं, मैं ओनर हूं। बट मैनेजमेंट कोई और व्यक्ति कर रहा है, जैसे मुकेश अंबानी मेरी कंपनी चला रहा है। सो अल्टीमेटली ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। लेकिन अगर आप फर्म की बात करें तो फर्म में देर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। फर्म में हमने ही पैसा लगाया, हम ही ओनर्स ऑफ द फर्म है, एंड हम ही उस फर्म को मैनेज कर रहे हैं, हम ही उसको अच्छे से चला रहे हैं। सो देर इज नो सेपरेशन ऑफ पार्टनर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, तो इट इज मैनेज बाय द पार्टनर्स देमसेल्व्स। पावर्स, पावर कहाँ से मिलते हैं? अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें
लिखा होता है कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो कंपनी को पावर्स मिलते हैं एमओए से, जो कि एक डॉक्यूमेंट है। वहीं पार्टनरशिप में पावर्स मिलते हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ डीड। तो पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें लिखी होती है सब चीजें। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल कुछ ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या लॉ कोई ऑब्लिगेशंस लगाता है इनके ऊपर। तो यस, कंपनी के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करो, उनको मीटिंग्स रखना पड़ता है, उनको अकाउंट्स बुक मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है, ऐसे प्रकार के और भी बहुत सारे इनको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ता है। पर पार्टनरशिप में ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। आप जैसा चाहो वैसा आप बिजनेस करो, जैसा चाहो आप अकाउंट्स मेंटेन करो, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अकाउंट्स ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा। पर कंपनीज एक्ट में वो सब चीजों के फॉर्मेट बताए गए हैं। इंटरेस्ट, मेरा कोई कंपनी के असेट में इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपनी के पास क्या असेट्स हैं क्या नहीं है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरा अगर पैसा मिलते जा रहा है, डिविडेंड मिलते जा रहा है और मेरे शेयर के भाव बढ़ रहे हैं तो मैं खुश हूं। तो मुझे ये इससे फर्क नहीं पड़ता कंपनी के पास बीएमडब्ल्यू है या रोल्स रॉयस है या क्या है। बट पार्टनरशिप फर्म में मेरा इंटरेस्ट होता है। पार्टनरशिप फर्म में हमारे पार्टनरशिप में जो जो असेट्स है वो एक्चुअली हमारे ही एसेट्स है। वो असेट्स अगर कल बिकेंगे तो हम लोग उसमें सब लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। को ओनरशिप जो है ये अपने आप बन सकता है, जैसे कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या बाय एग्रीमेंट भी बन सकता है। जैसे कि धीरू के जाने के बाद अनु और मुकु दोनों जन मिलके बिजनेस चला रहे हैं, दिस इज अ को ओनरशिप। यहाँ पे सब जगह बाकी सब चीज तो ठीक है। जैसे फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कैसे होगा, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनेगी। को ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी बन सकती है या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा भी बन सकती है। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कैसी, तो जैसे इलियाना और मैंने मिलके एक मकान खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी को ओनरशिप क्रिएट हो सकती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है को ओनरशिप में, बट पार्टनरशिप में इट इज मस्ट। एजेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी, क्या एक को ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट होता है? द आंसर इज नो। लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। लीन ऑन द प्रॉपर्टी, तो लीन का मतलब होता है जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा मेरे को चीज रखने का अधिकार है। समझो मैंने कोई खर्चा करके आया हूँ पार्टनरशिप के नाम से और मुझे पार्टनरशिप फर्म से बाकी के पार्टनर्स अपना अपना शेयर नहीं दे रहे, तो मैं वो चीज अपने पास रखूंगा, मैं तब तक चीज नहीं दूंगा जब तक मुझे पैसा नहीं मिलता। दिस इज द राइट ऑफ लीन, राइट टू रिटेन द पोजेशन, जो हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझ चुका है। बट अगर यही चीज को ओनरशिप में होती है तो देयर इज नो सच लीन, वहां लीन की कोई बात नहीं आती। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता इन पार्टनरशिप जब तक सब लोग हाँ ना बोले, और को ओनरशिप में अपना इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर सकता हूं विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली ये अपने आप क्रिएट हो जाती है, एचयूएफ भी बोलते हैं इसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये अपने आप क्रिएट हो जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ वो एक एचयूएफ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय एन एग्रीमेंट। अगर एक जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चा पैदा होते से एचयूएफ का मेंबर होता है, तो ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता। समझो मैं हूं, मेरा लड़का अपने आप पार्टनरशिप में ये नहीं बन जाएगा, पार्टनर नहीं बन जाएगा। सो पार्टनरशिप में अपने आप पार्टनरशिप नहीं क्रिएट होती। उसी प्रकार से अगर मेरी डेथ हो गई तो उसकी जगह अपने आप मेरा लड़का नहीं आ जाएगा। सो ये भी एक चीज होती है कि अपने आप नहीं होता, क्योंकि वो उसके साथ एग्रीमेंट नहीं है, मेरे साथ एग्रीमेंट था। सो यहाँ पे अपने आप नहीं बन सकती, इट कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय एन एग्रीमेंट। डेथ में क्या होगा, जैसा मैंने बताया, डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और अगर मैं, मेरा लड़का है भी, तो वो अपने आप मेरी जगह नहीं लेता, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते। बट एचयूएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, एचयूएफ चलते रहती है। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का मेन कंसेप्ट है जो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। एचयूएफ में सिर्फ कर्ता को अथॉरिटी होती है पूरा बिजनेस चलाने की, बाकी के लोग उसमें बाइंड नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कौन करता है? पार्टनरशिप में हर पार्टनर कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। लेकिन अगर आप एचयूएफ की बात करो तो ओनली द कर्ता, एक कर्ता होता है विच इज द हु इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली। ही हैज द ओनली अथॉरिटी टू डू द एक्ट्स, वो हर काम करता है और इसीलिए उसका नाम कर्ता रहता है। फिर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर आप पार्टनरशिप में बोले तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, हर एक व्यक्ति अनलिमिटेड एक्सटेंट तक के लायबल हो जाएगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। लेकिन अगर आप बात करें एक एचयूएफ की, सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी के सब जो लोग होते हैं उन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है।
कॉलिंग फॉर अकाउंट्स। पार्टनरशिप फर्म में हम केस फाइल करके अकाउंट्स बुक देख सकते हैं अगर कोई नहीं दिखा रहा है तो। लेकिन एचयूएफ के केस में किसी भी व्यक्ति को फैमिली बिजनेस के अकाउंट्स देखने के अधिकार नहीं होते। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी वैसे तो नहीं है, दोनों में ही नहीं है। एचयूएफ भी अपने आप बन गई, वहां भी जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप भी एग्रीमेंट से बन गई, वहां भी जरूरी नहीं है। पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करो ना तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन मिलते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो अगर मैंने रजिस्टर नहीं किया अपनी फर्म को तो कल चल के अगर झगड़ा होगा तो मैं केस फाइल नहीं कर सकता एक दूसरे पे। तो ऐसे केसेस में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि भले ही पार्टनरशिप में इट इज नॉट कंपलसरी, पर एक हिसाब से इट बिकम्स नेसेसरी, जरूरी तो हो जाता है। और इसीलिए रजिस्ट्रेशन एडवाइजेबल होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पर एचयूएफ के केस में तो रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। वहां पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो जब हम डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं तो हमको ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करना पड़ता है। वैसे दोनों में रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर पार्टनरशिप में जरूरी हो जाता है अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं किसी पे तो। लेकिन एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं करना पड़ता। फिर माइनस पोजीशन, नंबर ऑफ मेंबर्स में मैंने जैसा बताया पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग होंगे। एचयूएफ में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग होंगे। अगर एक पिताजी हैं, उनके 10 बच्चे हैं, उनके और 10 बच्चे हैं, उनके और 10 बच्चे हैं, ऐसा कर करके 1000 लोग भी होंगे तो ये 1000 लोग उसी कुटुंब का हिस्सा है। ये सब लोग एचयूएफ का हिस्सा है। फिर माइनर्स पोजीशन, क्या माइनर एक पार्टनर बन सकता है? तो मैंने जैसा बताया कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बट एचयूएफ में बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वो मेंबर ऑफ एचयूएफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। गवर्निंग लॉ, पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और एचयूएफ के लिए हिंदू लॉ है। फिर शेयर इन बिजनेस, जो भी व्यक्ति हैं उनके शेयर डिफाइंड होते हैं इन पार्टनरशिप। जैसे हम 3 जन ने पार्टनरशिप किया तो हम लोगों ने शेयर डिफाइन कर लिया कि 50-50-50 यानी 33-33-33% शेयर होगा, इक्वल शेयर हम लोग करेंगे। सो दिस इज डिफाइंड, दिस विल नॉट चेंज। बट एचयूएफ में जो शेयर होता है ये डेफिनेट नहीं होता है, ये चेंज होते रहता है। जैसे कि एक पिताजी थे, पिताजी के 2 लड़के थे, सो इन लोगों का शेयर बढ़ जाएगा, समझो 50-50 शेयर आ गया तो करता भी और ये लोग तो इन लोग का शेयर उतना हो गया। अब समझो एक और लड़का हो गया इनको, तो यहाँ पे इनका शेयर और कम हो जाएगा। समझो 2 की डेथ हो गई तो इनका शेयर बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे डेथ या बर्थ से शेयर कम या ज्यादा होते रहता है। पार्टनरशिप और क्लब और सोसाइटी, क्लब और सोसाइटी का एम जो होता है, ये एम होता है सिर्फ बेनिफिट्स देना टू द मेंबर। जैसे अगर आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो हाउसिंग सोसाइटी का एम कोई बिजनेस करना नहीं है, वो तो सिर्फ जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज या उनको कुछ खर्चे वगैरह जो होते हैं, या कोई जैसे कि गार्ड की फैसिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गई, ऐसी कुछ फैसिलिटीज कॉमन रूप से देने का काम करती है। सो सोसाइटी या क्लब का काम पैसा कमाना नहीं होता, वो सिर्फ बेनिफिट्स देना चाहती है अपने मेंबर्स को। जैसे रोटरी क्लब है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, ये सिर्फ लोगों को मिलने का, उन लोगों के बीच बातचीत हो, उन लोगों के बीच अच्छे संबंध हो, इसके लिए बनाया जाता है। और ये लोग कुछ अच्छे काम भी करते हैं, जैसे कोरोना काल आ गया है तो ऐसे केस में कोविड से चलते हुए जो बीमार लोग हैं उन लोगों की सहायता करना, उन लोगों को कुछ खाने पीने को देना, मॉनेटरी रिलीफ देना, इस प्रकार के काम भी ये लोग करते हैं। पर अल्टीमेटली जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म का एम ये नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में बेसिक एम हमारा होता है बिजनेस करना। रिलेशनशिप क्लब और सोसाइटी में हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का, हर एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता। बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट होता है और प्रिंसिपल भी होता है। क्या मेरा रोटरी क्लब की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा? द आंसर इज नो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास क्या असेट्स है क्या नहीं है, पर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट जरूर होता है। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या मेरा रोटरी क्लब खत्म हो जाएगा? तो नहीं, वो क्लब चलता रहेगा। इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। उसको किसी के आने जाने से, जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर पार्टनरशिप फर्म थी और मेरी डेथ हो जाएगी तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप एंड अदर एसोसिएशन, कोई और एसोसिएशन भी हो सकते हैं। जैसे कि समझो आप लोग दूसरे शहर से हैं, आप लोग सोचते हैं कि यार शशांक सर का एक वनडे रिवीजन हमारे शहर में होना चाहिए। आपने मेरा एक दिन का पूरा रिवीजन ऑर्गेनाइज किया 3 जनों ने मिलके। अब 3 जन मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इट इज ऑल्सो एन एसोसिएशन। एक सिर्फ इवेंट के लिए बनाया गया है। इट इज ऑल्सो एन एसोसिएशन बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप सिंस देयर इज नो बिजनेस। आप बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे
एक कंटिन्यूटी नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो ये एसोसिएशन है, बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, बट पार्टनरशिप एक नैरोअर वर्ड है। एसोसिएशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उसमें से कुछ एसोसिएशन शायद पार्टनरशिप भी हो सके। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, किन किन प्रकार के पार्टनर्स पाए जाते हैं? तो सबसे पहले एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा होता है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कि पार्टनरशिप में रजिस्टर तो हो गया है, पर वो दुकान में आके रोज सो जाता है, नहीं, उसको हम स्लीपिंग पार्टनर नहीं बोलते। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर वो होता है जो कि पैसा लगा रहा है, लेकिन वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगर कल चल के कोई भी गड़बड़ होगी और सबसे पैसा लिया जाएगा, तो वो स्लीपिंग पार्टनर भी जिम्मेदार हो जाएगा, उसको भी पैसा लाके देना पड़ेगा। सो द ओनली डिफरेंस इज ही इज नॉट टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉसेस भी शेयर करेगा, पैसा भी लगाएगा, सब करेगा, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा। सो वो सिर्फ घर बैठा रहेगा और बिजनेस में ओनर जरूर है। फिर नॉमिनल पार्टनर यानी नाम मात्र के लिए कई बार हम किसी को पार्टनरशिप में जोड़ लेते हैं। जैसे कि आप लोग सीए बन गए और आप लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म चालू की है। समझो आप दो पार्टनर थे, आपने सोचा कि चलो अपन एक काम करते हैं, शशांक सर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। सो अपने को शशांक सर के नाम का फायदा मिलेगा कि उनका इतना नाम है, तो अपनी फर्म में लोग अपने आप आएंगे अगर शशांक सर पार्टनर है, हम अगर बताते हैं तो। सो मैंने बोला ठीक है, आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको नाम दे रहा हूं। तो मैं हो गया नॉमिनल पार्टनर, ना मैं पैसा लगा रहा हूं, ना मैं कंडक्ट कर रहा हूं, ना मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ आपको नाम दे दिया। सो ये नाम आप मेरा यूज करके बिजनेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर कल चल के कुछ गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो द पार्टनर। भले मैं नॉमिनल पार्टनर हूँ, नाम मात्र के लिए पार्टनर हूँ, पर मैं भी पार्टनर हूँ और इसीलिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। यहाँ पे अब प्रॉफिट शेयरिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं अगर इतना नाम दे रहा हूँ आपको, तो मैं बोल सकता हूँ मुझे गुडविल का पैसा देते रहो। सो ये भी हो सकता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट बाकी चीजें नहीं होगी, मैं पैसा क्यों लगाऊंगा, मैं बिजनेस में क्यों पार्टिसिपेट करूंगा अल्टीमेटली, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फिर सब पार्टनर क्या होता है? सब पार्टनर इज द पार्टनरशिप विद इन द पार्टनरशिप। जैसे कि कैटरीना, दीपिका और शर्मा जी, हम तीनों पार्टनर्स थे। हम तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझो 25% कैटरीना, 25% दीपिका का है, गरीब लोग हैं दोनों, तो 25% उसका है, और 50% शर्मा जी का, मेरा रेशियो है। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपने शेयर में से समझो 20% शेयर देना चाहता हूँ, 20 के बदले 40% कर दो। मैं अपने शेयर में से 40% शेयर देना चाहता हूँ इलियाना को, मेरी फ्रेंड है इलियाना, उसको मैं पूरा शेयर 40% शेयर अपना देना चाहता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज सब पार्टनरशिप। सो इलियाना बिकम्स द सब पार्टनर। शी इज नॉट द एक्चुअल पार्टनर इन द फर्म, बट शी इज कॉल्ड एज द सब पार्टनर इन द फर्म। तो सब पार्टनर का मतलब क्या होता है? इट इज अ पार्टनरशिप विद इन अ पार्टनरशिप। सब पार्टनर बनाने के लिए भी बाकी लोगों से पूछ के ही मैं बना सकता हूं। अगर कैटरीना और दीपिका मना करती है तो मैं ये नहीं कर सकता। अब अगर मैंने सब पार्टनर बनाया हूं, तो सब पार्टनर को क्या अधिकार है? सब पार्टनर को सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं उतना पैसा रखने का अधिकार है। शी कैन क्लेम द शेयर फ्रॉम मी। उसको ना बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है, ना बिजनेस डिसीजन मेकिंग्स में उसको अधिकार मिलता है, ना बिजनेस से पैसा मांगने का अधिकार मिलता है। उसको चुपचाप मैं जितना पैसा दे रहा हूं उतना पैसा रखना पड़ेगा। शी कैन नॉट चैलेंज, शी कैन नॉट कंडक्ट द बिजनेस, वो कुछ भी नहीं करेगी। सो शी इज नॉट द एक्चुअल पार्टनर इन द फर्म। She cannot bind the firm by her acts, or she is even not bound by the acts of the firm. So इसको हम बोलते हैं सब पार्टनर। पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट्स। कई बार ऐसा होता है हमने सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर को जोड़ा है, जिसको बोला गया है तुमको सिर्फ हम बेनिफिट्स देंगे लेकिन हम तुमको लॉसेस नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक माइनर, माइनर को जब एडमिट किया जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ही इज एडमिटेड ओनली फॉर द प्रॉफिट्स एंड नॉट फॉर द लॉसेस। आउटगोइंग पार्टनर यानी जो छोड़ के जा रहा है फर्म, उसको हम आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं। इनकमिंग पार्टनर यानी जो फर्म में आ रहा है, जिसका एडमिशन हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, ही इज कॉल्ड एज एन इनकमिंग पार्टनर। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। स्टॉपल और होल्डिंग आउट दोनों ही सिमिलर कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट बोल सकते हो आप। इसमें होता क्या है? इसमें समझो आप हो, आपको बिजनेस करना था, आप क्लॉथ मार्केट जाते हैं, आपको क्लॉथ खरीदना था, बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसके लिए मटेरियल खरीदना था। अब आपने पूरी दुकान बना ली है, चकाचक पूरा अच्छा इंटीरियर बना लिया, सब कर लिया। अब आप जब स्टॉक खरीदने गए तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं बचा कि आपको स्टॉक मिल जाए।
आप जब जाते हैं दुकान में, दुकान वाला बोलता है कि साहब पैसे दो और गुड्स लेके जाओ, आपको उधारी नहीं देंगे क्योंकि आप नए हो, हम आप पे कैसे भरोसा करें। आपको याद आती है फिर शशांक सर की, आप आते हैं मेरे पास, मुझे बोलते हैं सर चलो ना, थोड़ा वो आपकी पहचान है, थोड़े गुड्स दिला दो। अपन जाते हैं दुकान में, आप जाके वहां बोलते हैं कि शर्मा जी मेरे पार्टनर है, मैं सामने खड़ा हूं, मैं सुन रहा हूं लेकिन मैं मना नहीं कर रहा। सो शर्मा जी मेरे पार्टनर है ऐसा बोलते हैं आप, और ये सुनते हुए ये दुकानदार आपको गुड्स दे देता है। तो या तो आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पार्टनर है। सो इन एनी केस या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या आप झूठ बोल रहे हैं, बट हम धोखा दे दिए इस दुकानदार को। अब इस बेचारे ने तो गुड्स दे दिया है झूठ सुनते हुए। अब कल चल के अगर आप पैसा नहीं दोगे तो यहाँ पे मेरे से वो रिकवरी कर सकता है, क्योंकि मैं पार्टनर बन गया बाय स्टॉपल। स्टॉपल मींस आई कैन नॉट डिनाई माई प्रीवियस कंडक्ट। अब मैंने जो कर दिया मैं उससे मुकर नहीं सकता, अब मुकरना मना है। सो यहाँ पे मैं पार्टनर वैसे हूं नहीं, मैं यहाँ पे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं ना पैसा लगाऊंगा ना प्रॉफिट शेयर कर पाऊंगा, पर मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पार्टनर माना जाऊंगा, इस व्यक्ति के लिए जिसने ये सुनते हुए हमको उधारी दे दिया कि शर्मा जी तो पार्टनर है। अब क्योंकि मैंने झूठ बताया था, दर्शाया था, बोला था, तो ऐसे केस में आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो ये पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है। ही इज नॉट द एक्चुअल पार्टनर बट ही बिकम्स लायबल टू ओनली दैट पर्सन हु हैज गिवन द क्रेडिट टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, किन किन प्रकार की पार्टनरशिप्स हो सकती है। पार्टनरशिप वैसे बेसिकली चार प्रकार की हो सकती है। पहली होगी पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है सर? हर एक पार्टनरशिप तो विल से बनाई जाती है, इच्छा से बनाई जाती है, कंसेंट से बनाई जाती है। सो पार्टनरशिप एट विल क्यों बोला जा रहा है? सो पार्टनरशिप एट विल तब बोला जाता है जब उसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय विल ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। अगर अकेला एक पार्टनर भी चाहे कि मैं ये फर्म को बंद कर दूं तो ही कैन क्लोज डाउन द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप एट विल है। सो पार्टनरशिप एट विल वो होती है जिसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं बताया आपने, देयर इज नो फिक्स पीरियड। जैसे 3 साल 5 साल बोला है तो इट इज नॉट एट विल। अगर उसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि हम कब तक पार्टनरशिप करेंगे, देन एंड साथ में उसमें कैसे ये खत्म होगी ये भी नहीं बताया। अगर आपने ये लिख दिया है कि हम लोग मिल के बैठेंगे और इसको खत्म करेंगे, तो फिर ऐसे केसेस में भी इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एट विल। सो पार्टनरशिप एट विल होने के लिए इट इज कंपलसरी कि जो भी पार्टनरशिप बनाई गई है उसमें ना कोई ड्यूरेशन होना चाहिए, ना कोई टाइम फिक्स होना चाहिए, ना कोई और तरीका होना चाहिए ये बताने का कि फर्म कैसे खत्म होगी। अगर आपने ये भी लिख दिया अपन पांचों लोग मिलके बैठेंगे और फिर अपन डिसाइड करके फर्म बंद करेंगे, देन इट इज नॉट एट विल। भले ही आप लोग मिलके बंद कर रहे हैं इच्छा पे, बट इट इज नॉट एट विल। एट विल का मतलब है जो एक पार्टनर भी अगर कैंसिल कर सकता है, खत्म कर सकता है खुद से, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्टनर हूं, मुझे आज लग रहा है यार अब पार्टनरशिप बंद करते हैं, मैंने एक लेटर लिख के, नोटिस लिख के भेज दिया कैटरीना और दीपिका को, तो यहाँ पे मैं अकेला इस पार्टनरशिप को खत्म कर रहा हूं। सो इट इज अ पार्टनरशिप एट विल। सो यहाँ पे मैं अगर वो लेटर में कुछ डेट लिखता हूं कि आने वाली 10 तारीख से फर्म खत्म हो जाएगी तो वैसा होगा। अगर मैं कोई डेट नहीं लिखता हूं तो एज सुन एज द लेटर इज रिसीव्ड बाय ऑल द पार्टीज द पार्टनरशिप गेट्स डिसॉल्व्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप पर्टिकुलर कब होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप तब होती है जब आपने एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप किया था। जैसे कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया जो मैं अकेले लेने में समर्थ नहीं हूं। सो एक पुल बनाना था जो बहुत बड़ा पुल है और उसके लिए मेरे को 1000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। सो ऐसे केस में मैं अकेला तो ये काम नहीं कर सकता। सो मैंने कैटरीना और दीपिका के साथ मिलके एग्री किया कि ये वाला पुल अपन मिलके बनाते हैं। सो ये हमने पार्टनरशिप किया ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके अलावा मेरे खुद की बिल्डिंग्स बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, कैटरीना के, दीपिका के, सबके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, वो पार्टनरशिप में नहीं है। सिर्फ ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है, ये वाला पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अंडर पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड वो होता है जिसमें हमने पहले से निर्धारित कर दिया है कि हम 3 साल तक पार्टनर रहेंगे, 3 साल बाद फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। फिर जनरल पार्टनरशिप वो होता है जिसमें पूरे बिजनेस की पार्टनरशिप की जाती है, जिसमें हर चीज, सिर्फ एक पुल नहीं, मैं जितने भी काम कर रहा हूं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट अगर
सब लोग मिलके करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप को आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप से कंपेयर करो, बहुत आसानी से समझ जाएगा। पर्टिकुलर मीन सिर्फ एक प्रोजेक्ट, जनरल यानी सब बिजनेस, पूरा बिजनेस पार्टनरशिप का उसमें लिया गया है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता है ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता है? पहली चीज, जब आप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं तो बैलेंस शीट देखोगे अगर आप पार्टनरशिप की, सो सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ पैसा लाया, कैटरीना, दीपिका और शर्मा जी, हम लोगों ने कुछ पैसा लाया। समझो कैटरीना ने 5 लाख रुपए लेके आई, दीपिका ने 10 लाख रुपए लेके आई, मैंने 10 लाख रुपए लेके आया। सो ये लेकिन पूरा कैश में नहीं लाया। समझो मैंने जो लाया, मैंने शॉप लाया एक 5 लाख की, दीपिका ने फर्नीचर लाई 5 लाख का, और बाकी 5 5 5 लाख तीनों जन ने कैश लाए। सो कैश हो गया हमारा 15 लाख। सो ये टोटल हमारे जो हो गए, ये टोटल जो पैसे लगे हैं, ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। ये पूरी जो प्रॉपर्टीज है, शॉप, फर्नीचर, कैश, ये सब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो गई। अब यानी पहली चीज कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हुई? सबसे पहला रूल तो ये है, जो हम लोग लाना चाहेंगे वो, अगर मैंने बोला हूं मैं शॉप दे रहा हूं बट ये मेरी प्रॉपर्टी रहेगी, पार्टनरशिप की नहीं, तो वैसा होगा। फिर वो यहां नहीं दिखेगी, फिर उसका रेंट जाते हुए दिखेगा मेरे नाम से। ठीक है, बट अगर मैंने उसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी करके लाया हूं, तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? विच वॉज ओरिजिनली ब्रॉट बाय द पार्टनर्स इन द फर्म। तो जो भी ओरिजिनली ब्रॉट बाय द पार्टनर्स, तो शॉप, फर्नीचर, कैश, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, विच वॉज अक्वायर्ड फ्रॉम मनी बिलोंगिंग टू द फर्म। हमने ये 15 लाख रुपए कैश थोड़ी रखेंगे, तो हमने क्या किया, हमने ये पैसा यूज किया, हमने समझो कार खरीद ली, कार खरीदी हमने 10 लाख की, और स्टॉक खरीदना पड़ा, स्टॉक खरीद लिया हमने समझो 3 लाख का, और ये 2 लाख रुपए आपका कैश बचा। अब ये जो प्रॉपर्टी है, कार और स्टॉक, क्या ये भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है? एग्जैक्टली ये भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, विच वॉज अक्वायर्ड फ्रॉम द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म। पहली चीज, विच वॉज बॉट इन टू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, जो हम लोगों ने मिलकर लेके आया, दैट इज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, विच वॉज अक्वायर्ड फ्रॉम द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म, दिस इज द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज, द गुडविल ऑफ द फर्म। हमारा जो नाम है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, गुडविल इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये भी हमारा असेट है, भले ही आपको बैलेंस शीट में दिखे या ना दिखे। अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो ये बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, बट अगर ये पैसे देके खरीदा गया है तो ये बैलेंस शीट में दिखाई देता है। गुडविल ऑफ द फर्म। ये तीन चीज पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में कवर होती है। तो पहला रूल, जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जो नहीं बनाना चाहें वो ना बनाएं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप में लाएंगे, लेकिन ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने शॉप लाया, लेकिन ये मेरी शॉप है, ये पार्टनरशिप की नहीं है, वो बैलेंस शीट में नहीं डाली जाएगी। उसमें सिर्फ जो रेंट है वो रेंट दिखेगा P&L अकाउंट में। तो ये हो गया मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी। तो हम जैसा एग्री करना चाहें वैसा करेंगे। अगर कुछ एग्री नहीं किया है तो जो जो पार्टनरशिप में लाया था ये सब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, जो पार्टनरशिप के पैसे से खरीदा गया था ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, और जो गुडविल है ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। तो तीन प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस थ्रू द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म। ये तीन चीजें जो होती है ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। ये कब देखा जाएगा? इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर इन्होंने कुछ और एग्री किया है तो वैसा होगा। अब पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाएगा? इट शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। जैसे अगर हमारे पास कार थी तो वो कार सिर्फ बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए यूज होना चाहिए, वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई पार्टनर उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो उसको हम रोक सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म ओनली and not for any personal purpose। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वही बताया मैंने। गुडविल, गुडविल यानी है क्या? जो मैंने गुडविल बताया, वैसे मैंने आपको ये समझाया था गुडविल जब हमने सेल ऑफ गुडविल पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 6, जब हमने देखा था एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में कभी कभी आप रोक सकते हैं, उसमें गुडविल मैंने अच्छे से आपको कैलकुलेट भी करके बताया था। अब यहाँ पे गुडविल यानी क्या? तो गुडविल इज नॉट डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट। गुडविल की जनरल डेफिनेशन जो हम निकालते हैं कि गुडविल इज द
नेम की जो वैल्यू होती है, कीमत होती है कि भाई नाम है आपका तो लोग तो नाम से ही चले आएंगे कि भाई अपने को अगर पान खाना है तो हमको केडीएस पान पैलेस का ही पान खाना है। सो दिस इज द गुडविल। लोग दूर दूर से हमारे यहाँ आ रहे हैं सिर्फ पान खाने के लिए। सो दूर से आ रहे हैं। सो ऐसे केसेस में एक कनेक्शन बन गया, एक परमानेंट कनेक्शन बन गया है बिटवीन दी partners, between the businessman and the customers. So ये जो connection बनता है, this is the goodwill. So goodwill is not defined, it is only the connection with the customers or reputation that it has gained. गुडविल जो है ये पूरा एडवांटेज है जो बिजनेस को मिलता है ड्यू टू द नेम ऑफ द फर्म। जैसे कि आप बोलते हैं यार शादी में केटरिंग कहीं की भी हो, मिठाई तो हल्दीराम की ही हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक कनेक्शन, ये हो गया गुडविल। अब गुडविल जो है ये भी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। आप जब बिजनेस बंद करेंगे तो आप इसको भी बेचेंगे। सो कैसे बेचा जा सकता है गुडविल को? तो या तो आप पूरे के पूरे असेट्स को एक साथ बेच दो इंक्लूडिंग गुडविल, चलता फिरता बिजनेस अलोंग विथ नेम आप बेच दो। ये किया जा सकता है पहली चीज। सो गुडविल कैन बी इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड इट कैन बी आइदर सोल्ड टुगेदर विद अदर असेट्स ऑफ द फर्म और इट कैन बी सोल्ड इवन सेपरेटली। सो सेपरेटली मीन्स कैसा? सो यहाँ पे वो लोग एग्री कर सकते हैं कि हम सब असेट अलग अलग बेचेंगे, गुडविल इसको दे दिया, कार इसको दे दिया, फिर अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार से बेच दी है। सो दोनों प्रकार से बेचा जा सकता है। इट कैन आइदर बी सोल्ड सेपरेट और अलॉन्ग विद द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब जो व्यक्ति गुडविल खरीद रहा है उसके और जो व्यक्ति बेच रहा है उसके क्या अधिकार है? सबसे पहले तो समझो मैंने गुडविल बेचा, मैंने ये बिजनेस बेचा, केडीएस पान पैलेस। सो मैंने अगर ये पान की शॉप जो है ये बेच दिया और मैंने ये चलती फिरती शॉप भेजा हूं अजय को। ठीक है, अजय है, वो बोला कि मैं आपका बिजनेस खरीदने को तैयार हूं, मैंने उसको बिजनेस बेच दिया। अब सवाल यह है कि मेरे को क्या अधिकार है, क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूं अगेन? द आंसर इज यस। अगर मुझे रोका नहीं जाए तो आई हैव अ राइट टू कैरी ऑन द सेम बिजनेस। मेरे को रोका जाएगा तो बात और है, लेकिन अगर मुझे नहीं रोकता है अजय तो मैं ये बिजनेस कर सकता हूं। अगेन मैं फिर से एक पान शॉप चला सकता हूं, बट मैं इसका नाम यूज नहीं कर सकता। ये केडीएस पान पैलेस जो था मैं वो यूज नहीं कर सकता। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता हूं, मे कैरी ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस और मैं एडवर्टाइज सच बिजनेस, मैं एडवर्टाइज भी कर सकता हूं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। बट मैं क्या नहीं कर सकता, मैं फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये फर्म मैंने बेच चुका हूं। तो मैं केडीएस का नाम यूज नहीं करूंगा कि केडीएस नाम लगा दिए, बोर्ड लगा दिए, वो नहीं चलेगा। उसी प्रकार से मैं लोगों को बोल नहीं सकता अरे वो केडीएस अपनीच है, ये भी अपनीच है। मैं ऐसा नहीं सॉलिसिट नहीं कर सकता पुराने लोगों को। सो रिप्रेजेंट, मैं ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मैं पुरानी फर्म का बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूं। और मैं सॉलिसिट नहीं कर सकता कस्टमर्स ऑफ द ओल्ड फर्म, मैं उनके पास डायरेक्ट जाके बोल नहीं सकता कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ। तो सेलर को राइट है, ही कैन कैरी ऑन द सेम बिजनेस, बट he will not be entitled to use the name of the firm or represent that he is carrying on the business of the firm or solicit the existing customers of the firm. और बायर को क्या राइट है? बायर को यही सब राइट्स मिल जाएंगे। बायर कैन यूज द ओल्ड फर्म नेम and he can solicit the existing customers and represent that he is doing business of the KDS Pan Palace. So ये बायर के राइट्स हो गए। फिर बट कोई भी पार्टनर एग्री कर सकता है कि अगर फर्म बंद हो गई, ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन में आप रोक सकते हैं, यानी अगर मेरे से अजय ने बोला था कि शर्मा जी आप ये काम नहीं करोगे, तो अजय के साथ मैंने एग्रीमेंट किया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ऐसे केसेस में मैं ये काम फिर नहीं कर सकता। सिमिलर बिजनेस नहीं किया जा सकता। सिमिलर बिजनेस होना चाहिए, विद इन अ स्पेसिफाइड प्लेस होना चाहिए, विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स एंड टाइम होना चाहिए। सो ऐसे केसेस में मैं सिमिलर बिजनेस यूज नहीं कर सकता, नाम यूज नहीं कर सकता और बिजनेस भी नहीं कर सकता अगर मुझे रोका जाए तो। अगर नहीं रोका जाएगा तो आई कैन कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस। सो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन क्लास को विराम देते हैं।
चलो कोई डाउट नहीं है तो अपन आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एक छोटा टॉपिक है तो ये जल्दी हो जाएगा और इसके बाद अपन डायरेक्टली अगले चैप्टर पे भी जंप करेंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर भी अगली क्लास में चालू हो जाएगा। चलो, थैंक यू।